इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी होता क्या है, ये कहाँ से डिस्कवर हुई है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके मेडिकल यूजेस कौन कौन से हैं और इसके साथ साथ सीबीटी में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सीबीटी होता क्या है। सीबीटी की एब्रीविएशन है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव सी, कॉग्निटिव का मतलब ये होता है जो आपकी थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, यानी कि आपके मेंटल प्रोसेसेस जितने भी हैं वो कॉग्निशंस हैं। बिहेवियर यानी कि जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, बिहेवियर है, मतलब आप जो बिहेवियर एक्सप्रेस करते हो, जो हरकतें करते हो, वो आपका बिहेवियर है। और थेरेपी यानी कि आपकी कॉग्निशंस को यूज़ करके आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश जिस थेरेपी में की जाएगी वो थेरेपी सीबीटी है। नाम में इसकी डेफिनेशन है। अब आगे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी विच इन्वॉल्व्स प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कोचिंग एंड री इन्फोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स। वैसे ही है कि ये एक ऐसी साइकोथेरेपी है, साइकोलॉजी भी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें सबसे पहले सिखाया जाता है, उसके बाद कोचिंग की, सबसे पहले टीचिंग यानी कि सिखाया जाएगा, आपकी कॉग्निशंस को, आपकी सोच में ये बात डाली जाएगी कि सही रास्ता क्या है। उसके बाद कोचिंग होगी यानी कि आपके बिहेवियर को, जो आप सोच रहे हो उससे आपके बिहेवियर पे अप्लाई करना है, कोचिंग करनी है, एंड देन री इन्फोर्सिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स, और फिर आपके नेगेटिव बिहेवियर्स रिमूव करके आपके पॉजिटिव बिहेवियर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं। समझ आ गई है? मतलब कि जब आपकी, सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो आपका बिहेवियर है वो गलत है। यूजुअली ये ऐसे बिहेवियर्स को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है जो बिहेवियर्स अच्छे नहीं हैं या ठीक नहीं है या आपके लिए हार्मफुल है। तो सबसे पहले आपको मिसाल के तौर पे ये बताया जाएगा कि ये बिहेवियर गलत है, आपकी थिंकिंग चेंज की जाएगी। उसके बाद आपकी कोचिंग की जाएगी। अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है पहले उसे बताया जाएगा कि आप स्मोकिंग आप करते हो, उसके ये नुकसान है, ठीक है, थिंकिंग चेंज की जाएगी, स्मोकिंग नुकसानदेह। उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज किया जाएगा। सी हो गया, मतलब थिंकिंग चेंज होगी। बी, बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता, दिन में अगर 10 सिगरेट पीता है 5 पिलाना है, 4 पिलाना है, 2 पिलाना है रेगुलर इंटरवल्स पे। और पॉजिटिव री देनी है, यानी कि अगर पहले वो स्मोकर था, उससे लोग बात नहीं करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उससे लोग बात करने लग जाएंगे, उसे अच्छा लगेगा, हाँ जी मैं भी अच्छे लोगों में शुमार हो रहा हूँ। तो क्या होगा, ये थेरेपी खुद ब खुद उसका पॉजिटिव बिहेवियर इंट्रोड्यूस करवाएगी और वो स्मोकिंग छोड़ देगा। अब इस किस्म की जो थेरेपी होती है ना, वो आपके थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करती है और आपके इमोशंस जो बिहेवियर से जुड़े होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सैड होते हैं और एडिक्शन शुरू कर देते हैं, नशा वगैरह। अब ये आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज करेगी कि आप इस नशे की वजह से आपसे आपके अपने दूर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इस किस्म से थिंकिंग पैटर्न चेंज करके पॉजिटिव बिहेवियर इंट्रोड्यूस करवाना है, नेगेटिव बिहेवियर को निकाल के। इसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो एरन बेक ने इंट्रोड्यूस करवाई है। एरन बेक था एक साइको एनालिटिक साइकोथेरेपिस्ट। 1960 में उसने अपनी एक रिसर्च स्टार्ट की थी डिप्रेशन पे, और डिप्रेशन पे जो उसने रिसर्च की है उसके रिजल्ट में उसने डिप्रेशन के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एक थेरेपी दी थी। उस थेरेपी को कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। अब हम थोड़ा सा एरन बेक की रिसर्च के बारे में देखेंगे कि एरन बेक ने डिप्रेशन के पेशेंट्स पे रिसर्च की थी और जिसका रिजल्ट ये ज़ाहिर हुआ था कि जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं वो अपने स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इवेंट हो गया है, ऐसा वाक़या हो गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो वो उस इवेंट को लेके कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचते हैं और उसके बाद सारी दुनिया पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि मैं फेल हो गई हूँ एक दफ़ा पेपर में, मैं कहूँगी अब आइंदा मैं कभी पास नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाइस हो गई है ना, अच्छे की उम्मीद ही मैंने छोड़ दी है। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। मैं सोच सकती हूँ ना कि हाँ मैं ट्राई करूँ, मैं पास हो सकती हूँ। तो इस किस्म की नेगेटिव वाइसेस जो हैं वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हम एरन बेक को आगे डिटेल से पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तो हम देखेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं। लेकिन इन शॉर्ट आपके थिंकिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस आ जाती है, आपको बीमारियाँ हो जाती हैं, ज़हनी बीमारियाँ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ। और बेक ने इस सब को ट्रीट करने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी दी थी, यानी जो कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस हमारे अंदर डिप्रेशन की वजह से होती हैं या नेगेटिव सोचों की वजह से होती हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी यूज़ होती है। अब बेक की थेरेपी को सीबीटी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कॉग्निशंस जब चेंज की जाती हैं तो आपका बिहेवियर खुद ब खुद चेंज होता है। तो कॉग्निशन थेरेपी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीटी एंड सीबीटी बोथ आर सेम। मेडिकल यूजेस ऑफ सीबीटी।
सीबीटी की मेडिकल यूजेस ये हैं कि सबसे पहले सीबीटी को ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था ताकि डिप्रेशन को ट्रीट किया जाए, लेकिन आजकल इसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स और फ्रस्ट्रेशन वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसे डायबिटीज़ के लिए और स्ट्रेस कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी सीबीटी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात आ जाती है कि सीबीटी की कितनी टाइप्स हैं। तो सीबीटी की बेसिक 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले ब्रीफ सीबीटी, कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी सीईबीटी, एससीबीटी स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, एमआरटी मॉरल रिकॉग्निशन थेरेपी, एसआईटी स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। शॉर्ट व्यू देखा जाए तो ब्रीफ सीबीटी, ब्रीफ लफ्ज से ही पता चलता है, ब्रीफ को शॉर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और ब्रीफ सीबीटी को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास टाइम लिमिट कम है, यानी कि एक बंदा है कैंसर का पेशेंट है, कैंसर के साथ साथ डिप्रेशन भी है उसको, तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम है। उसके डिप्रेशन का कैंसर वाली मर्ज पे नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि वो अपना ख्याल ना रखे, डिप्रेशन में अपने साथ और गलत करे और नेगेटिव थॉट्स आएँ और वो नाउमीद हो जाए, इसलिए हमारे पास टाइम कम है। तो ब्रीफ सीबीटी उन केसेस में यूज़ होती है जहाँ पे आपके पास टाइम कम होता है और इसमें एक सेशन बहुत लंबा हो सकता है, 12-12 घंटों का सेशन लिया जा सकता है ताकि जल्दी हम प्रॉब्लम के साथ ओवरकम कर सकें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी। अब नाम से पता चलता है, सबसे पहले कॉग्निटिव यानी कि सोचें, थिंकिंग पैटर्न्स, इमोशनल यानी कि आपके इमोशंस हैप्पी हैं, सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, बिहेवियरल आपका बिहेवियर थेरेपी, इसमें कॉग्निशंस भी होंगी, इमोशंस भी होंगे और बिहेवियर भी होगा। इस किस्म की थेरेपीज यूज़ की जाती हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए। कुछ लोगों को होता है वो गुस्से में ज़्यादा खाते हैं। अब पहले थिंकिंग पैटर्न चेंज करना, उन्हें बताना है कि आपका गुस्सा उसका आपके खाने से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, मजबूरी बना देते हैं, यार मैं क्या करूँ, मुझे गुस्से में बहुत भूख लगती है। पहले आप कॉग्निशन चेंज करोगे कि आपके ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं है। फिर उनका इमोशन चेंज करेंगे, गुस्से में आप उन्हें कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करने के लिए देंगे, बिहेवियर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा जब उन्हें गुस्से में कोई और क्रिएटिव एक्टिविटी करने को मिलेगी। तो ये होगी कॉग्निटिव इमोशनल बिहेवियरल थेरेपी। इट इज़ यूज फॉर इंडिविजुअल्स विद ईटिंग डिसऑर्डर्स बट नाउ यूज्ड विद वाइड रेंज। पहले तो इसे सिर्फ ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसे डिप्रेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, एंग्जाइटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि कुछ लोगों को, या ऑब्सेसिव क्लीनलीनेस डिसऑर्डर, कुछ लोग होते हैं ना उन्हें होता है चीज़ें जगह पे होनी चाहिए, इस तरह के डिसऑर्डर्स के लिए भी यही यूज़ होती है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस को बढ़ाती है और उसके बाद आपके इमोशंस की मदद से आपको पॉजिटिव बिहेवियर जो है उसमें आसानियाँ लाती है। अंडरस्टैंडिंग कैसे, पहले आप समझते हैं कि आपके गुस्से का खाने से कोई लेना देना नहीं है। फिर टॉलरेंस बढ़ाती है, गुस्से में आपको बर्दाश्त करने की ताकत देती है कि आपने खाना नहीं खाना, क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है। आपके इमोशंस खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे और थेरेपी सक्सेसफुल हो जाएगी। स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी SCBT, ये एडिक्शन के पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमने इसे डिज़ाइन करना होता है, डिज़ाइन थेरेपी होती है। जैसे कि जो नशे के पेशेंट्स होते हैं उन्हें 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अलग अलग कोर्सेज पे उनके नशे की वो देख के कि कितनी इंटेंसिटी है उसे देख के उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है। तो पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है, इतने टाइम तक इन्हें नशावर चीज़ें देनी है, एकदम से छोड़ना नहीं है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, फिर इनका माइंड सेट चेंज करना है, नमाज पढ़ानी है, सुबह जल्दी उठाना है, ये सब स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम स्ट्रक्चर्ड करेंगे, उसके बाद कॉग्निशंस में उनकी चेंजेस लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कि ये गलत चीज़ है, उन्हें बताएंगे, फिर उनका बिहेवियर चेंज करेंगे और उन्हें साथ साथ ट्रेन भी करेंगे। ट्रेनिंग क्या है, उन्हें सुबह जगाना, नमाज पढ़वाना, उन्हें बताना ये गलत है, ये नहीं सही। तो ये सब पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है। और बेसिकली ये क्या होता है कि टोबैको यानी तंबाकू से होने वाले नशे या शराब नोशी, इस सब से रोकने के लिए यूज़ होती है। मॉरल रिकग्निशन थेरेपी, मॉरल रिकग्निशन थेरेपी क्या है, इट इज़ यूज टू हेल्प फिलोनी और क्रिमिनल्स टू ओवरकम एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मॉरल क्या है, नतीजा, या मोरल कैसे कहते हैं हम, इखलाक, जो इखलाकियात है आपकी। सबसे पहले आपने सही और मॉरल रिकग्निशन यानी पहचानना है, सही और गलत के बीच फ़र्क पहचानना है, अपने क्लाइंट को या पेशेंट को फ़र्क बताना है सही और गलत के दरमियान का, और उसकी पहचान करवानी है ताकि उसका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो उसे छोड़ सके। फिलोनी भी क्रिमिनल को ही कहा जाता है। बेसिकली ये यूज़ होती है मुजरिमों को उनके
जुर्म से दूर करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एंटी सोशल होते हैं, जिन्हें लोग पसंद ही नहीं होते, सीरियल किलर्स टाइप, उन्हें दूसरे बंदे पसंद ही नहीं आ रहे होते, अच्छे ही नहीं लगते, इसलिए वो उनके साथ गलत करते हैं। तो इस तरह के केसेस में MRT यानी कि मॉरल रिकॉग्निशन थेरेपी यूज़ की जाती है। उस बंदे को गलत और सही का फ़र्क समझाया जाता है, हलाकियात समझाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, ये मिक्सचर है कॉग्निशंस का भी, बिहेवियर का भी और ह्यूमनिस्टिक का भी। ह्यूमनिस्टिक यानी इंसानी अंसर जो हमारे अंदर है, ह्यूमन थॉट्स वगैरह जो हैं, बेसिकली ये स्ट्रेस में यूज़ होता है। नाम से ही पता चलता है स्ट्रेस कम करने के लिए हम उस इंसान के स्ट्रेसेस को, यानी अगर मुझे स्ट्रेस हो जाता है कि मेरा कोई लव्ड वन है वो मुझसे गुस्से से बात करेगा, तो आप ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक ट्रेनिंग करोगे, सामने वाले बंदे को अपना स्ट्रेस कंट्रोल करने का बताओगे कि गुस्सा हर इंसान को आ सकता है, जिस तरह आपको आता है सामने वाले को भी आ सकता है, किसी और को भी आ सकता है। आप उसे पॉजिटिवली उस टेंशन के साथ या स्ट्रेस के साथ डील करने का तरीका आप बताओगे और उसकी ट्रेनिंग करोगे कि वो अपने स्ट्रेस को डील कर सके। ये है स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग। बेसिकली इसका मकसद क्या है कि ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो हैं उनके साथ डील करना आपको सिखाती है। फिर आपके पास आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ CBT। CBT के फॉलोइंग सारे के सारे CBT के एलिमेंट्स हैं: एक्टिव, मोटिवेशनल, डायरेक्टिव, स्ट्रक्चर्ड, कोलैबोरेटिव, प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड मैनी मोर। इन सब की डिटेल्ड आगे स्लाइड्स हम देखते हैं। अब CBT के ये सब एलिमेंट्स हैं या कैरेक्टर्स है, खुसूसियात, क्वालिटीज़ कह सकते हैं। सबसे पहले तो CBT में एक्टिवनेस होती है। एक्टिवनेस किस तरह होती है कि थेरेपिस्ट जो है, जो आपका साइकोलॉजिस्ट है, वो जिस बंदे को ट्रीट कर रहा है, क्लाइंट को, इन दोनों का बराबर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि थेरेपिस्ट आपको बोले जा रहा है, मेहनत कर रहा है और क्लाइंट सिर्फ देखे जा रहा है। नहीं, क्लाइंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मोटिवेशनल का मतलब ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट को पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ मोटिवेट करे, उसे बूस्ट अप करे, उसे इस बात पे मनाए कि उसने अपना पॉजिटिव बिहेवियर स्टार्ट करना है। डायरेक्टिव का मतलब ये है कि जो थेरेपिस्ट है उसके पास एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में कितने कितने टाइम बाद मैंने अपने क्लाइंट को लेके उसका मसला हल करना है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब यह है कि आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो और आपके सेशंस, आपके पास सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, मिडल में कैसे लेके जाना है और दी एंड क्या होगा, कितने टाइम तक होगा, जैसे कि मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की एग्जांपल दी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोलैबोरेशन होती क्या है, मिलजुल के काम करना, ठीक है। लेकिन कुछ तो थेरेपेटिक कोलैबोरेशंस ऐसी होती हैं जो 50-50 होती हैं। उसमें जो क्लाइंट है वो भी और जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी 50-50 कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन जो सीवियर डिप्रेशन केसेस होते हैं ना, जिन लोगों को बहुत हद का डिप्रेशन होता है, वहाँ पे थेरेपिस्ट को 90% कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत भी आ सकती है। मतलब सामने वाला बदलने के लिए तैयार ही नहीं होता, तो आपको ज़ीरो से लेके उसके साथ चलना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आपने ये नहीं देखना कि बंदा डिप्रेशन का मरीज़ है, आज मेरी एक बात से हंस गया तो ये ठीक हो गया। इस चीज़ पे नहीं फोकस करना है मसले पे, इस बंदे का डिप्रेशन टोटली ख़त्म हो जाए। फिर आता है साइको एजुकेशन मीन्स साइकोलॉजिकल एजुकेशन थेरेपिस्ट कैसे देगा? थेरेपिस्ट इस इंसान को प्ले करके बताएगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना जो दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाते हैं, उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट पहले खुद इंजॉय करके दिखाएगा, किसी ऐसी जगह पे ले जाएगा, सी व्यू टाइप या किसी ऐसी जगह पे पहले खुद बताएगा कि मेरा नेचर के साथ क्या कनेक्शन है, मैं कितना रिलैक्स्ड फील करता हूँ। फिर उसे देख देख के इंस्पायर हो के क्लाइंट या जो उसका पेशेंट है वो बिहेवियर शो करेगा, तो इसे कहेंगे साइको एजुकेशन। उसे एज अ मॉडल देखेगा, अपने साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट एज अ मॉडल देखेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन फोकस्ड। थेरेपिस्ट को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा मसला कितना टाइम ले रहा है, बल्कि उसे ये देखना चाहिए कि जो क्लाइंट का मसला है उसका सोल्यूशन कितनी जल्दी निकाला जा सकता है और कितना बेहतरीन और लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन निकाला जा सकता है। डायनामिक का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप समझाएंगे अपने क्लाइंट को कि किस तरह से उसका नेगेटिव बिहेवियर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। उसके बाद आप उसका स्कीमा मॉडिफाई करोगे। स्कीमा यानी कि सेट ऑफ थॉट्स, किस नज़रिए से एक बंदा दुनिया को देखता है, किस नज़र से देखता है, दुनिया को भी और खुद को भी।
आपने वो चेंज करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना है। पहले उसको समझाना है कि सही क्या है गलत क्या है, उसके बाद चेंज करना है। टाइम लिमिटेड होना चाहिए, आपके सेशंस बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। पहले से आपके सेशंस का टाइम जो है वो बिल्कुल कहते हैं एक तरीके से सेट होना चाहिए कि इतने टाइम में एक बंदे को ट्रीट करना है। अगर कोई सीवियर पेशेंट है तो उसे दिन में एक दिन के बाद रेगुलर एक दिन छोड़ के उसे सेशंस की ज़रूरत है तो उसे सेशंस देने चाहिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की हेल्थ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं टेक्निक्स ऑफ सीबीटी। सीबीटी में ये सारी की सारी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिन पे हम बेसिक बेसिक रिव्यूज़ देखेंगे अगली स्लाइड में। कॉग्निटिव रिहर्सल। कॉग्निटिव रिहर्सल अब किसको कहते हैं? कॉग्निटिव रिहर्सल एक ऐसी टेक्निक है, अब ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं सीबीटी में जो यूज़ की जाती हैं। कॉग्निटिव रिहर्सल की टेक्निक में क्या होता है कि हम रिहर्स करना देते हैं ना, तो हम जो है अपने क्लाइंट को कहते हैं कि वो याद करे पास्ट में उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हुई हैं जिनकी वजह से वो दुनिया को अब नेगेटिव समझता है। तो इसमें हम उसे इमेजिन करने का बोलते हैं, याद करने का बोलते हैं। तो इमेजिनेशंस की मदद से हम मसला हल करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कॉग्निटिव रिहर्सल। हम उसे रिहर्स करने का कहते हैं। पहले हम याद करने के लिए कहते हैं कि अपना पास्ट याद करो, उसके बाद उसके पास्ट में अगर उसके साथ गलत हुआ है तो वो बदले में रोया था। अब हम उसे कहेंगे ठीक है पास्ट याद करो, फलां बंदे ने आपके साथ गलत किया है, अब आप एक पंचिंग बैग को समझ के सारा गुस्सा निकाल दो। तो पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ रिहर्स करने को कह रहे हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिहर्सल। और इसमें इमेजिनेशन है, पंचिंग बैग है ना, वो इंसान तो नहीं है, लेकिन आप इस तरह से समझोगे कि आपके सामने वो इंसान है। तो ये रिहर्सल है, कॉग्निटिव रिहर्सल। इसमें इमेजिनेशंस जो हैं आपको इम्प्रूव करवाती हैं आपकी मेंटल हेल्थ। फिर आ जाता है वैलिडिटी टेस्टिंग। वैलिड कहते हैं उस चीज़ को जो ठोस हो, ठीक हो, सच हो। इस थेरेपी में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंसान की कौन कौन से बिलीव्स और थॉट्स हैं जो गलत हैं, वैलिड नहीं है, जिनके कोई सबूत नहीं है। जैसे कि मैं समझती हूँ दुनिया में हर इंसान बेवफा है, मेरे पास क्या सबूत है हर इंसान बेवफा है? किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ। तो एक साइकोलॉजिस्ट जब मुझे वैलिडिटी टेस्टिंग से ट्रीट करेगा, सबसे पहले वो मुझे कहेगा कि मैं उसे अपने बिलीव्स और थॉट्स बताऊं और अपने हर बिलीव के लिए उसे एक सबूत दूं। तो मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। फिर हम उसे बताएंगे कि उसके इस बिलीफ में प्रॉब्लमेटिक नेचर है क्योंकि उसके पास बिलीफ इनवैलिड है, उसका कोई सबूत ही नहीं है। और फिर हम उस बंदे को इस बात पे मनाएंगे कि वो अपने इस बिहेवियर को या अपने इस बिलीफ को चेंज करे। राइटिंग अ जर्नल का मतलब यह है कि हम अपने क्लाइंट को एक डायरी लिखने का कहते हैं। उस डायरी में वो डिफरेंट सिचुएशंस नोट करेगा और जब अगले सेशन में आएगा तो साथ ले आके आएगा और क्लाइंट और थेरेपिस्ट मिलके उसकी एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे। जैसे कि अगर किसी इंसान को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, यानी कि चीज़ें अपनी जगह पे होनी चाहिए और हम आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे कहेंगे कि एक डायरी रखें और अगली दफ़ा जब भी आपको ये मसला हुआ कि आपको कोई चीज़ देख के अपनी जगह पे ना देख के चिढ़ होने लगे, तो आपने टाइम नोट कर लेना है, वजह नोट कर लेनी है और अपना मूड नोट कर लेना है, डिफरेंट चीज़ें नोट करनी है। तो हम एक जर्नल उस इंसान को देने के लिए देंगे और फिर उसके बाद जब वो सेशन के लिए आएगा तो हम उसे हल करने की कोशिश करेंगे। गाइडेड डिस्कवरी, नाम से ही पता चलता है इसमें क्या होता है कि हम गाइड करते हैं उस बंदे को कि वो इस बात को समझे कि उससे गुस्सा आ क्यों रहा है। एक एंग्जाइटी का पेशेंट है तो या फ्रस्ट्रेशन वगैरह है या उसे डिप्रेशन है, हम उसे बताएंगे कि वो इस चीज़ को इस तरीके से गाइड करेंगे कि वो अपनी वजह पहचानने की कोशिश करे। ठीक है, सिर्फ रास्ते देने हैं, उसे बताना नहीं है तुम्हें हाँ इस वजह से गुस्सा आ रहा है। रास्ते देने हैं, वो समझे, उसे टाइम देना है और उसके बाद जब वो समझेगा उसे गुस्सा आ क्यों रहा है, उसके बाद हमारा काम आएगा, हम एक्टिव हो जाएंगे कि उसे अंडरस्टैंड करवाएंगे उसका बिहेवियर गलत है और उसकी थिंकिंग में चेंज आना चाहिए पहले के मुकाबले में। फिर आ जाती है नेक्स्ट टेक्निक मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो पहले थेरेपिस्ट खुद करता है और उसके बाद बंदे को करने के लिए कहता है। जैसे कि ब्लॉक प्लेइंग, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने शुरू हो गए तो आपको पजल जोड़ने के लिए कह देते हैं या ब्लॉक्स जोड़ने के लिए, तो पहले थेरेपिस्ट आपको खुद करके बता रहे हैं कि देखिए ये ऐसे, मैं तो आपसे जीत गया हूँ तो आपने से एज अ मॉडल लेना है और आपने भी जीतने की कोशिश करनी है। उन गेम्स में इन्वॉल्व होकर आप अपना स्ट्रेस भूल रहे हो, तो ये टेक्निक मॉडलिंग कहलाती है। अब आ जाते हैं होमवर्क। होमवर्क में क्या होता है कि आप घर के लिए क्लाइंट को असाइनमेंट्स देते हो। जैसे कि आप उसे कह देते हो आपने बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा करनी है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान करनी है, तो आप होमवर्क दोगे, इस किस्म का होमवर्क जो उसे बिजी रखे और डिप्रेशन या स्ट्रेस वगैरह से दूर रखे। अवर्सिव कंडीशनिंग, अवर्सिव कहते हैं उन थॉट्स को जो डिसफंक्शनल होती हैं, वो बिहेवियर्स
या वो थॉट्स जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। हमारे अपने बिहेवियर सोचें जो हमारे अपने लिए नुकसानदेह होती हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने गलत बिहेवियर्स को सही कर सकें जो हमें खुद को नुकसान दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कि हमारे कौन कौन से बिहेवियर्स अवर्सिव हैं और उसके बाद उन बिहेवियर्स को उनके साथ कंडीशन जोड़ देंगे। जैसे कि स्मोकिंग करके खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहले पहचानेंगे हम स्मोकिंग से बीमार हो रहे हैं, बताएंगे स्मोकिंग आपको नुकसान दे रही है, फिर कंडीशन जोड़ देंगे अगर स्मोकिंग करते रहे तो जल्दी मर जाओगे। अनप्लेजेंट स्टिमुलस जोड़ा है तो सामने वाला बंदा रोकने की कोशिश करेगा अवर्सिव कंडीशनिंग से, अपने अवर्सिव बिहेवियर को रोकने की कोशिश करेगा। अवर्सिव यानी हार्मफुल बिहेवियर, और कंडीशन जोड़ दिया जब हमने कहा मर जाओगे तो वो इसको स्टॉप करेगा। अनप्लेजेंट स्टिमुलस जोड़ा है और उसके बाद उसका अवर्सिव बिहेवियर कम हो जाएगा। सिस्टमैटिक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसमें पॉजिटिव बिहेवियर्स को रिवॉर्ड किया जाता है। जैसे कि रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर तमाम नशे के मरीज़ हैं और उन्हें नशे से दूर रखने की कोशिश की गई है, उनमें से जो मरीज़ जल्दी ठीक होगा तो हम उसको बाहर जाने का मौका देंगे हफ्ते में एक दफ़ा, या हम उससे कोई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे या स्पेशल प्राइज़ दे देंगे या स्पेशल खाना दे देंगे, तो वो और ज़्यादा इससे खुश होगा और मज़ीद अच्छे बिहेवियर्स शो करेगा और जल्दी रिकवर करने की कोशिश करेगा। इसके मुकाबले में जिन पेशेंट्स को जो है वो अपनी रिकवरी आहिस्ता दिखा रहे हैं तो हम उन्हें खाना मतलब आम खाना देंगे या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, उनसे कोई चीज़ ले लेंगे। जैसे कि अगर उन्हें कुछ टाइम फ़ोन यूज़ करने के लिए दिया जाता है, हम उनसे फ़ोन ले लेंगे तो वो आइंदा अच्छा बिहेवियर शो करेंगे ताकि हमसे ना लिया जाए। तो इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव बिहेवियर को ज़्यादा करने के लिए जो इनाम दिया जाता है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और नेगेटिव के लिए जो चीज़ ली जाती है वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर आ जाता है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है आपके पास वो कम्प्लीटली आपको चेंज करने के लिए नहीं कहता। सेल्फ इंस्ट्रक्शन यानी कि वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपने अपना गुस्सा किस तरह कंट्रोल करना है। उसके बाद बाकी काम इंसान का अपना होता है, वो किस तरीके से अपने नेगेटिव रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होते हैं कि डिसीजन मेकिंग के थ्रू हमने डिसीजन बनाया, जब हमने टेस्ट कर लिए उस बंदे से क्वेश्चंस वगैरह कर लिए, उसके बाद अब हमने पॉइंट आउट करना है कि इसकी कौन कौन सी खामियां हैं जिन्हें दूर करना है और उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना है। यानी कि सिर्फ सोचों में नहीं पड़ जाना। ये ऐसे डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है जिसमें ऐसे होता है कि लोग सही को सोचने के लिए नहीं तैयार होते, तो हमें हर हाल में उस मसले का हल निकालना होता है। वो अपने बिहेवियर को गलत मान ही नहीं रहे होते। जैसे स्मोकर है वो मान ही नहीं रहा होता स्मोकिंग से कोई नुकसान है। कंप्यूटर असिस्टिंग थेरेपी या कंप्यूटर असिस्टेड थेरेपी, ये कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चनर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिसका आप आंसर करते हो। थेरेपिस्ट को पता चल जाता है, पॉइंट आउट कर लेता है वो तमाम सवालों के जवाब यस और नो में होते हैं या फिर पॉइंट्स में होते हैं 1 2 3 4, जो कि बताते हैं किस एक्सट्रीम का आपका आंसर है, और वहाँ से कैलकुलेट करके वो आपकी प्रॉब्लम डायग्नोज कर लेते हैं। इससे आपका टाइम बच जाता है, थेरेपिस्ट का टाइम बच जाता है और जल्दी से जल्दी आपकी थेरेपी स्टार्ट की जा सकती है।